हेलो डियर फ्रेंड्स, साइंस ऑन वाईफाई चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एग्जाम्स में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो राजस्थान पुलिस के लिए जो टारगेट सीरीज है, जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और एवरी ऑप्शन पे डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमारा थ्योरी एक तरीके से रिवाइज होता है। और ये क्वेश्चन भी क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हम लेकर आए हैं, जिससे आप अपने एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, जो नेक्स्ट पार्ट है यानी जो पार्ट 3 है इस सीरीज का, उसमें हम आज मानव शरीर के कम्युनिटिव क्वेश्चन को, यानी एक साथ सभी मानव शरीर के जितने भी अंग हैं, मानव शरीर के जितने भी तंत्र हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चनों का कलेक्शन पढ़ेंगे। तो इसको हमने वेरियस पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो उसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या, यानी जो जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, नवजात शिशु मतलब जिसका अभी जन्म हुआ है, उसमें बोन की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, वैसे तो हमें पता है कि मानव शरीर के अंदर तो 206 यानी वयस्क जो होता है उसके अंदर तो अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। लेकिन दोस्तों, जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 होती है। नवजात में कितनी होती है, 300 अस्थियां होती हैं। और जो 1 माह का शिशु होता है उसमें थोड़ी सी और कम हो जाती हैं, और उसमें होती हैं 270 अस्थियां। तो दोस्तों, यहां पर देखिए कि नवजात यानी अभी जन्म हुआ है 300 है, 1 माह के बाद में 270, और जब वयस्क हो जाता है तो 206 हो जाती हैं। यानी कुछ अस्थियां आपस में जुड़ जाती हैं और संख्या कम हो जाती है। तो दोस्तों, यहां आंसर आएगा 300। फिर उसके बाद में देखिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि यानी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, यानी हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है। तो ऑप्शन देखिए, पहले जांग की अस्थि। जांग की अस्थि को हम फीमर बोलते हैं, वेरी फेमस नेम है, यानी हमारी जांग की अस्थि काफी लंबी होती है। रीढ़ की अस्थि है, यानी जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। जबड़े की अस्थि एंड ऐसे ही भुजा की अस्थि, भुजा की अस्थि को हम ह्यूमरस बोलते हैं। तो दोस्तों, यहां पर देखेंगे सबसे मजबूत कौन सी है, तो हमारे हाथ की अस्थि मजबूत है या जांग की। तो बोलो दोस्तों, जांग की अस्थि सबसे लंबी है। ये क्या है, सबसे लंबी होती है, जांग की अस्थि सबसे लंबी होती है। तो लंबी होती है तो मजबूत होना तो जरूरी नहीं है, यानी ये लॉन्गेस्ट है, इसलिए आप कह सकते हैं लंबी है, लेकिन आसानी से टूट जाती है, हार्डेस्ट नहीं है। लेकिन हमने देखा होगा कि हम कठोर से कठोर चीज को भी दांतों के तरह दबा के उसको मतलब आसानी से चबा सकते हैं। तो जबड़े की जो अस्थि होती है वो ज्यादा मजबूत होती है, यानी जो जॉ बोन है वो क्या होती है, ज्यादा मजबूत होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन है कौन सी है, जबड़े की अस्थि है दोस्तों। फिर ऐसे ही टीबिया नामक अस्थि, यानी टीबिया नाम से एक अस्थि है, वो कहां की होती है, बोले भुजा में है, खोपड़ी में है, जबड़े में है या टांग में है। तो दोस्तों, भुजा के अंदर ह्यूमरस होती है, खोपड़ी में कई अस्थि हैं जिनके अलग अलग नाम है, जबड़े वाली अस्थि नहीं है, इसका यह है टांग में होती है। किस में होती है, लेग में होती है, टांग में होती है। तो टांग में वैसे अस्थियां हमारी जो 3 भाग होते हैं, देखिए जांग होता है, और फिर इसके बाद में हम कह सकते हैं टांग होता है, और फिर उसके बाद में हम कह सकते हैं जो टखना होता है, और फिर हम कह सकते हैं हमारा जो पंजा है वो होता है, और फिर हमारी अंगुलियां होती है, ऐसे होती है ना। तो यहां देखिए, जांग वाली भाग की अस्थि का नाम तो दोस्तों फीमर होता है, और टांग वाली अस्थि है उसका नाम, वहां पर 2 अस्थियां हैं, एक तो टीबिया है और एक फिबुला होती है। क्या होती है, टीबिया व फिबुला होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो और यहां पर टखने की अस्थि होती हैं, उनको टार्सल्स बोलते हैं। देखिए, हिंदी में टखना और अंग्रेजी में टार्सल्स, ठीक है। ऐसे पंजे की अस्थियां होती हैं, उनको मेटाटार्सल्स बोलते हैं, यानी हमारा जो पंजा है जिसमें हम जूता पहनते हैं, मेटाटार्सल्स। और अंगुली होती हैं, उनको फेलेंजेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फेलेंजेज। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टीबिया, तो टीबिया बोले टांग की अस्थि है। टीबिया किसकी भाग की, यानी घुटने हुए हमारा टखना है उसके बीच का जो भाग है उसको टांग की अस्थि। ऐसे ही दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार हमारी मुख गुहा के अंदर बनता है। कहां बनता है, मुख गुहा के अंदर ग्रंथियां होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं दोस्तों, लार ग्रंथियां बोलते हैं। लार ग्रंथियों से क्या बनती है, बोले लार बनती है, यानी सैलाइवा बनता है। और इस सैलाइवा के अंदर क्या होता है, बोले सैलाइवा के अंदर एंजाइम है। और एंजाइम भी दोस्तों यहां 2 प्रकार के हैं। एक तो आप कह सकते हैं जीवाणुनाशक एंजाइम होता है, जो जीवाणु का नाश करता है, यानी बैक्टीरिया को मारता है, उसको तो बोलते हैं दोस्तों लाइसोजाइम। तो यहां पर आपके ऑप्शन में लाइसोजाइम नहीं गिवन है। लार में कौन सा एंजाइम है, लाइसोजाइम नहीं है। लेकिन एक दूसरा एंजाइम होता है दोस्तों, और वो है, उसको वैसे सैलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सैलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। लेकिन यहां पर ऑप्शन में सैलाइवरी एमाइलेज भी तो नहीं है, लेकिन इसी सैलाइवरी एमाइलेज को दोस्तों क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइलिन। तो लार के अंदर क्या होता है, टाइलिन। अब बाकी ऑप्शन को देखिए, पेप्सिन कहां होता है, बोले जठर रस में।
कहाँ होता है, जठर रस, और जठर रस कहाँ बनता है, बोले आमाशय में बनता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है पेप्सिन तो जठर रस में आमाशय में होता है। रेनिन कहाँ होता है, रेनिन भी जठर रस में होता है, ये भी आमाशय के अंदर ही स्रावित होता है, दूध के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। टाइलिन किस में होता है, बोले लार में, सलाइवा में होता है। और ट्रिप्सिन किस में होता है, बोले अग्नाशयी जो रस होता है, क्या होता है, अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस, जो पाचक रस है जो छोटी आंत में स्रावित होता है, उसमें ट्रिप्सिन होता है दोस्तों। अब देखिए पित्त यानी बाइल निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, कहां बनता है, तो ऑप्शन है पित्ताशय, गाल ब्लेडर जिसको हम बोलते हैं पित्त की थैली, क्या बोलते हैं दोस्तों, पित्त की थैली। तो क्या पित्त की थैली के अंदर पित्त बनता है, बोले नहीं, पित्त की थैली में नहीं बनता है। जनरली पित्ताशय ऑप्शन देख के हम टिक कर देते हैं, गलत हो जाएगा। पित्त की थैली के अंदर पित्त का क्या होता है, संग्रहण होता है, यानी स्टोरेज होता है ओनली, ठीक है दोस्तों। अग्नाशय में क्या पेनक्रियाज में बनता है, नहीं, अग्नाशय के अंदर पित्त रस नहीं बनता, वहां पर अग्नाशयी रस बनता है, क्या बनता है, पैनक्रियाटिक जूस बनता है, जो पाचक रस है, जो आप कह सकते हैं छोटी आंत में स्रावित होता है। लेकिन दोस्तों जो यकृत होता है उसमें बनता है, तो आंसर यकृत आएगा। और आमाशय में स्टोमक में जठर के अंदर तो जठर रस बनता है, ये हमें पता है, यानी गैस्ट्रिक जूस बनता है। तो पित्त कहां बनता है, यकृत के अंदर बनता है। गति प्रेरक पेसमेकर जिसको बोलते हैं, ये किससे संबंधित है, तो हमने पढ़ा था, हमने जनरल साइंस में पढ़ा था, किडनी से संबंधित भी नहीं है, हृदय से संबंधित है, ये हृदय के अंदर होता है। किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये, लेकिन फेमस क्वेश्चन है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है, तो बोले मस्तिष्क को अगर हम देखें तो कई भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी अलग अलग भाग हैं, ठीक है ना, पश्च मस्तिष्क के भी अलग अलग भाग हैं। तो मध्य मस्तिष्क तो आ गया, प्र मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग है, अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का भाग है, और हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है, यानी ये किसका है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। हाइपोथैलेमस किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क। और ऐसे पर मस्तिष्क ये किसका भाग है, ये भी अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, यानी मस्तिष्क का जो आगे वाला पार्ट है उसी का भाग है। अनुमस्तिष्क किसका भाग है, ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, किसका, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं। अब देखिए मध्य मस्तिष्क वो सब ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन अग्र मस्तिष्क काफी बड़ा होता है, और अग्र मस्तिष्क में भी ये जो भाग है प्रमस्तिष्क जिसको सेरेब्रम बोलते हैं, ये सबसे बड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा। और कितना, बोले कुल मस्तिष्क का 2/3, कुल मस्तिष्क का 66%, यानी कुल मिला के 2/3 भाग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कितना होता है, 2/3, ये भी ध्यान रखना है, 2/3 होता है और सबसे बड़ा है दोस्तों, ठीक है। फिर सेकंड सबसे बड़ा अगर बात करें तो अनुमस्तिष्क दूसरा सबसे बड़ा है, क्या है, दूसरा सबसे बड़ा। पश्च मस्तिष्क के बाद में दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्तों, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में, यानी हमने सांस छोड़ी, यानी फेफड़ों से बाहर निकली, क्या निकली दोस्तों, फेफड़ों से बाहर जो हवा निकलती है उसके अंदर CO2 पूछा है, CO2 का प्रतिशत, CO2 की मात्रा कितनी है। तो यहां पर कुछ डेटा दे रखे हैं, तो हम अगर बात करें तो हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो CO2 की जो मात्रा है वो 0.03% है, इतनी होती है। लेकिन हमने तो सांस फेफड़ों से बाहर छोड़ी है, और फेफड़ों से सांस जो बाहर निकल के आई है उसमें क्या आया है, बोले रक्त से CO2 लेकर आया है, यानी CO2 सामान्य से अधिक हो जाएगी, अब इस वायु में सामान्य से अधिक हो जाएगी। और CO2 कितनी होगी, तो दोस्तों ये डेटा है फिक्स, 4% CO2 होती है उस वायु में जो फेफड़ों से बाहर निकलेगी, उसमें क्या आई है, रक्त से CO2 बाहर निकल के आ गई, इसलिए उसमें काफी ज्यादा CO2 है। स्तनधारी यानी जो मेमल्स होते हैं, स्तनधारी मेमल्स, इनके किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, तो दोस्तों जो यूरिया होता है, यूरिया वैसे तो आप कह सकते हैं यूरिया खाद के रूप में यूज होता है, लेकिन हमारी जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें प्रोटीन के उपापचय से क्या बनता है, बोले शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं, देखिए शरीर की कोशिकाएं क्या है, शरीर की कोशिकाएं जितनी भी हैं उन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, बोले प्रोटीन उपापचय होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन का उपापचय, यानी एक तरीके से प्रोटीन है वो बनता है, टूटता है, और इसी के दौरान यहां पर क्या बनता है, बोले यहां पर प्रोटीन के उपापचय से क्या बनती है, अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है दोस्तों, तो प्रत्येक कोशिका में अमोनिया गैस बनेगी, यानी ये जो अमोनिया गैस है ये काफी विषैली होती है, यानी ये घातक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं इसका शरीर से हाथों हाथ निकलना जरूरी है, लेकिन निकल नहीं पाती है, इसलिए दोस्तों ये रक्त के माध्यम से ये अमोनिया कहां जाती है, बोले यकृत में जाती है, और यकृत में इस अमोनिया से क्या बन जाता है, बोले यूरिया बन जाता है। दोस्तों काफी फेमस क्वेश्चन है, यानी यूरिया बन गया, यानी ये यूरिया का जो सूत्र होता है देखिए ऐसे होता है, NH2CO NH2, यानी इस अमोनिया से क्या बन गया, CO2, और ये आप कह सकते हैं
कम विषैला होता है, इसलिए कम विषैला होने के कारण हमारे शरीर में थोड़ी देर तक रह सकता है, यानी 1-2 दिन तक रह सकता है, क्योंकि हम पेशाब है ना, वो आप कह सकते हैं मूत्र का जो उत्सर्जन है वो दिन में 5-7 बार तो करते ही हैं, तो इस तरीके से अगर 5-7 बार भी करें तो वो जनरली निकलता रहेगा। लेकिन अमोनिया गैस तो आप कह सकते हैं 1 घंटे भी हमारे ब्लड में नहीं रह सकती, इसलिए यकृत जो है यानी लीवर जो है, तो आपको यह ध्यान रखना यकृत जो है ये क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है। गुर्दे जो किडनी होते हैं ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, निर्माण नहीं करते, ये उत्सर्जन यानी जो बना हुआ यूरिया है वो रक्त में से बाहर निकाल देंगे। फेफड़े गैसों का आदान प्रदान करते हैं, फेफड़े क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान, लेकिन जो यूरिया का निर्माण रियल में कहाँ होता है, वो यकृत में होता है। और मूत्राशय जो होता है इसके अंदर सिर्फ दोस्तों मूत्र का संग्रहण होता है, यूरिन का कलेक्शन होता है, जब भर जाता है तो हमें आप कह सकते हैं यूरिनेशन का फीलिंग आता है। ऐसे ही दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो वैसे अगर हम बात करें मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की, ठीक है ना, यहां क्वेश्चन आ गया सबसे बड़ी अंतःस्रावी, तो सबसे जो छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों ये तो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी है वो दोस्तों थायराइड होती है। क्या होती है, थायराइड, और इसी का दूसरा नाम क्या है, अवटु है दोस्तों, अवटु ग्रंथि, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही अगर क्वेश्चन आए अग्नाशय और यकृत के बारे में भी ऑप्शन है, तो यहां पर यहां सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि, तब तो हम बोलेंगे यकृत, क्योंकि ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, यानी लीवर है उसको हम सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेंगे, है ना ये, लेकिन ये लीवर एक बहिस्रावी ग्रंथि है, और ये हमने अंतःस्रावी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो ग्रंथियों का जब चैप्टर हम थ्योरी में पढ़ेंगे तो इसको बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उसमें ये बताया हुआ है अंतःस्रावी में सबसे बड़ी तो है थायराइड और अंतःस्रावी में सबसे छोटी है पीयूष ग्रंथि। लेकिन वैसे अगर ग्रंथियों की बात करें, बोले सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत, और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तब हम बोलेंगे पीयूष ग्रंथि, अंतःस्रावी भी नहीं, ऐसे ही पूछे सबसे छोटी ग्रंथि तब पीयूष ग्रंथि बताएंगे। और ऐसे ही अगर बहिस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बात करें तो वो है अग्नाशय, यानी यह है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय है दोस्तों। अगर ऐसे जनरल है ना वो पूछे तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी सबसे बड़ी अग्नाशय है, लेकिन यहां इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो दोस्तों इस तरीके से एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, इनका डिस्कशन और इसके साथ में आपको एक थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो आपको डेली एक वीडियो मिलता रहेगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।